गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 7 और 8 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको 6 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एयरलाइन इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है राहुल भाटिया। अगला क्वेश्चन हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर है जीए श्रीनिवास मूर्ति। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू किया गया है? आंसर है छत्तीसगढ़। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, एनएचआरसी की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता किस फिल्म ने जीती है? आंसर है स्ट्रीट स्टूडेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को लॉन्च किया है? आंसर है आईआईएससी बेंगलुरु ने। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी? आंसर है 400। हाल ही में किसे महालेखा नियंत्रक का प्रभार सौंपा गया है? आंसर है सोनाली सिंह को। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? आंसर है माया एंजलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के द्वारा अगर भारत की जीडीपी हर साल 8% की दर से बढ़ती है तो भारत की अर्थव्यवस्था 2025 से 2026 या 2026 से 2027 तक कितनी अनुमानित की गई है? आंसर है $5 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ पर खुलेगा? भोपाल में। तो मैंने आपको 6 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको 7 फरवरी और 8 फरवरी के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की मंजूरी दे दी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी होशंगाबाद एंड ऑप्शन डी इंदौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी होशंगाबाद। तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की मंजूरी दे दी है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा और साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। और आइए फ्रेंड्स, अब हम ये भी जान लेते हैं कि इस शहर का नाम होशंगाबाद क्यों पड़ा। तो इतिहासकार बताते हैं कि होशंगाबाद का पुराना नाम नर्मदापुर था और इतिहासकार हंसा व्यास के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुगल शासक होशंग शाह मांडू होता हुआ यहाँ आया था और उसके राज के दौरान इसका नाम होशंगाबाद पड़ा। और हंसा व्यास के अनुसार 15वीं शताब्दी से पहले होशंगाबाद को नर्मदापुर नाम से ही जाना जाता था। तो आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में शामिल किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीआईएसएफ, ऑप्शन बी बीएसएफ, ऑप्शन सी सीआरपीएफ एंड ऑप्शन डी आईटीबीपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सीआईएसएफ, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में शामिल सीआईएसएफ सशस्त्र पुलिस बल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड जीता है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं और सेना के तीनों अंगों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआईएसएफ, अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों का प्रदर्शन विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से झांकियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जजों के तीनों पैनल की नियुक्ति की गई थी। तो पैनल के आकलन के आधार पर तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना की सीआईएसएफ,
मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे बात हुई है CISF की। तो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और महानिदेशक हैं CISF के शीलवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, तो इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कब लॉन्च करने की योजना है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जून 2022 में, ऑप्शन बी मार्च 2022 में, ऑप्शन सी अगस्त 2022 में एंड ऑप्शन डी सितंबर 2022 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अगस्त 2022 को। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को अगस्त 2022 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। आपको फ्रेंड्स बता दूं कि चंद्रयान 2 मिशन के लगभग 2 साल के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस साल अगस्त महीने में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा और चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा और इस मिशन में कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। और चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत हमारा रोवर चांद की सतह पर लैंड नहीं कर पाया था, तो इसी कारण चंद्रमा की दक्षिणी सतह से जुड़ी कई खास जानकारियां अभी तक हमारे पास नहीं पहुंच पाई हैं। तो ऐसे में चंद्रयान 3 मिशन का काम चंद्रयान 2 के उसी मकसद को पूरा करना है। तो यहाँ पे बात हुई है इसरो की। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इसरो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है और इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में और चेयरमैन है इसरो के S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए M जगदीश कुमार, ऑप्शन बी सुमित कुमार, ऑप्शन सी राजेश खन्ना एंड ऑप्शन डी दीपक त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए M जगदीश कुमार। तो हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन बने हैं M जगदीश कुमार। तो भारत सरकार ने JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और इन्होंने प्रोफेसर DP सिंह की जगह ली है। तो यहाँ पे बात हुई है UGC की यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में और मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन करते हैं, 6 फरवरी 2022 को भारत की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 92 ईयर्स, ऑप्शन बी 86 वर्ष, ऑप्शन सी 98 वर्ष एंड ऑप्शन डी 95 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 92 वर्ष। तो 6 फरवरी 2022 को भारत की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और आइए फ्रेंड्स, अब हम लता मंगेशकर जी के बारे में जान लेते हैं। तो लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ कब हुआ था? आंसर है 28 सितंबर 1929 में। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में। लता मंगेशकर जी की मृत्यु कब हुई थी? 6 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसे स्वर साम्राज्ञी राष्ट्र की आवाज़, सरहावदी की आवाज़, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है? आंसर है लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी के पिता का क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर जी की माता का क्या नाम है? शिवंती मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? 1989 में। लता मंगेशकर जी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर है 1969 में। अगला पॉइंट है हमारा, लता मंगेशकर जी ने किस वर्ष दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक को रिकॉर्ड बनाया था? आंसर है 1974 में। और लता मंगेशकर जी को कब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आंसर है 2001 में। नेक्स्ट पॉइंट है, लता मंगेशकर जी को कब महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर है 1997 में। लता मंगेशकर जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर है 1999 में। और लता मंगेशकर जी ने अपना पहला हिंदी फिल्म गाना
1949 में आई किस फिल्म के लिए गाया था? आंसर है महल। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्टैटिक जीके एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो सेकंड वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे, और डेली करंट अफेयर वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की टीम ने। तो आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है भारत की टीम ने। तो भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच एंटीगा के नॉर्थ साउंड के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला गया था, और भारत ने इंग्लैंड को इस मैच में 4 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है, और ये भारत का 5वां अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल है। तो यहाँ पे बात हुई है आईसीसी की। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं इनको रेगुलेट करता है आईसीसी। तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, आईसीसी के सीईओ का नाम है जेफ एलाडिस, और आईसीसी का मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में, और आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। अगला क्वेश्चन करते हैं, नीदरलैंड कंट्री में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? यानी कि नीदरलैंड कंट्री में इंडियन एम्बेसडर कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेखा शर्मा, ऑप्शन बी दीपिका मल्होत्रा, ऑप्शन सी सुधा वर्मा एंड ऑप्शन डी रीनत संधू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रीनत संधू। तो नीदरलैंड देश में भारत की नई राजदूत बनी है रीनत संधू। यहाँ पे बात हुई है नीदरलैंड की। नीदरलैंड है यूरोप महाद्वीप में, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो, और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स रैंकिंग में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिव नाडर, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी एंड ऑप्शन डी लक्ष्मी मित्तल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अडानी। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स रैंकिंग में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी 90.1 बिलियन डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, और इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही अडानी जो हैं ये दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 89.4 बिलियन डॉलर है, और मुकेश अंबानी पहले सबसे अमीर एशियाई अरबपति थे। और अडानी ने न केवल अंबानी बल्कि मेटा के मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया है। और वहीं एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के खिताब पर कायम है, और इनका नेटवर्थ है 232.3 बिलियन डॉलर। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एशिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देती हूँ। एशिया एवं यूरोप में स्थित देश कौन सा है? आंसर है रूस और तुर्की। एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम क्या है? यूरेशिया। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? जैकोबाबाद, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैकोबाबाद। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? पेचिंग, जो कहाँ पे है? चीन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी राजस्थान में एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। तो हाल ही में देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देब। इन्होंने बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी की उपस्थिति में त्रिपुरा के धलाई जिले के कमालपुर में तीसरे भारत बांग्लादेश सीमा हाट की नींव रखी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है त्रिपुरा की। त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को, और राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का नाम है बिप्लब कुमार देव। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने इंडिया सुपर लीग के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं?
हमारे ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी गुरप्रीत सिंह संधू, ऑप्शन सी संदेश जिंगन एंड ऑप्शन डी धीरज सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सुनील छेत्री। तो भारत के सुनील छेत्री फुटबॉलर ने इंडिया सुपर लीग के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री इंडियन सुपर लीग इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पर काबिज हो गए हैं और 37 वर्षीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने जमशेदपुर एफसी के खिलाफ 54वें मिनट में गोल दागा है और नाइजीरिया खिलाड़ी बार्थोलोम्यू ऑगबेची की बराबरी की है और बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेलते हुए इन्होंने आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग में अपना 49वां गोल किया है और स्पेन के फेरान कोरोमिनास को पीछे छोड़ दिया है। तो ये भारत के सुनील छेत्री इंडिया सुपर लीग के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी फेसबुक एंड ऑप्शन डी स्नैपचैट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। तो आइए अब हम इस फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो फोटो वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर एक बेहद ही खास फीचर को लॉन्च किया है और जिसे टेक अ ब्रेक नाम दिया गया है और ये फीचर युवाओं के इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करेगा और इस फीचर को भारत के साथ दुनिया भर में लॉन्च किया गया है। और जैसे कि फ्रेंड्स इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यह यूजर्स को ब्रेक लेने और रिमाइंडर सेट करने के लिए कहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 फरवरी को, ऑप्शन बी 5 फरवरी को, ऑप्शन सी 8 फरवरी को एंड ऑप्शन डी 6 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 6 फरवरी को। तो महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस ये मनाया गया है 6 फरवरी को। और फ्रेंड्स अब मैं आपको महिला जननांग विकृति के बारे में बता देती हूँ। तो महिला जननांग विकृति में सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें गैर चिकित्सा कारणों से महिला जननांग को बदलना या घायल करना शामिल है और इसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों, स्वास्थ्य और लड़कियों और महिलाओं की अखंडता के उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त है और महिला जननांग विकृति से गुजरने वाली लड़कियों को गंभीर दर्द, सदमा, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण और यूरिन पासिंग में कठिनाई जैसे अल्पकालिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर 6 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष महिला के लिए जीरो टॉलरेंस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम पढ़ाई शिक्षालय को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम प्राय शिक्षालय को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोविड-19 महामारी बाधित शिक्षा के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 फरवरी को प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम को जिसका नाम है प्राय शिक्षालय को लॉन्च किया है और इस योजना में पैरा प्रोफेशनल और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक शामिल होंगे जो ग्रेड 1 से 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है कोलकाता। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट है 42 और राज्यसभा सीट है 16। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए दिनेश प्रसाद सकलानी, ऑप्शन बी ओम प्रकाश सिंह, ऑप्शन सी दीपक मित्तल एंड ऑप्शन डी राधेश्याम वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दिनेश प्रसाद सकलानी। तो NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के
निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 7 और 8 फरवरी के डेली करंट अफेयर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।